आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम आज एक औषधि के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पॉन्जिया टोस्टा और इसका सामान्य नाम है भुना हुआ स्पॉन्ज। ये दवा जंतु जगत से संबंध रखती है और इसका प्राकृतिक वर्गीकरण है कोइलेंटराटा और इसके प्रूवर थे या प्रयोगकर्ता थे डॉक्टर हनीमैन। हम इसके प्रथम भाग की व्याख्या में लगे हुए हैं जिसे हम PQR समीक्षा कहेंगे और ये एलन्स की कीनोट से ली गई है और विशेषतया ये BSMS के छात्रों और इंटर्न्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टडी समझी जा सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं हूं डॉक्टर VK चौहान। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने जो PQR लिए हैं वो सारे के सारे एलन की कीनोट से हैं और उसके हर एक सेंटेंस को नंबर दे करके रेड लाइन सिम्टम के रूप में हम उनको समझने की चेष्टा कर रहे हैं। तो ये प्रथम उसकी सेंटेंस की हिंदी में अनुवाद है PQR1। तो एलन कहते हैं PQR1 में तपेदिक प्रवृत्ति ट्यूबरकुलर डायथिसिस के लिए उपयुक्त है। तो ये एक शब्द में हमें उसके पेशेंट के प्रीडिस्पोजिशन के बारे में बताता है कि उसको सबसे ज्यादा संभावना टीबी होने की हो सकती है। PQR2 हमें बताता है कि स्पॉन्जिया टोस्टा विशेष रूप से बच्चों और स्त्रियों के रोगों के लिए अनुकूल होती है और खास करके ऐसे व्यक्ति जिनके बाल सुनहरे हैं और उनकी शारीरिक संरचना में तंतु संरचना बहुत ढीली है और वो बहुत ही गोरे रंग के हैं। तो इस प्रकार के रोगी ब्रोमियम में भी पाए जाते हैं। तो इस PQR का अगर हम विश्लेषण विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि ये स्पॉन्जिया पेशेंट की प्रवृत्ति या डायथिस के बारे में बताता है और साथ में ही उसके शारीरिक जो एक लक्षण है जिसमें ये दवा बहुत अनुकूल होती है उसके बारे में भी हमें आभास देता है। अब हम चलते हैं PQR3 की तरफ और यहाँ पर एलन कहते हैं ये दवा बहुत ही उपयुक्त है ग्रंथियों की सूजन और कठोरता में। ग्रंथियां हमारे शरीर में जैसे पैरोटिड ग्लैंड है, सर्विकल लिम्फ नोड्स हैं, हमारी टेस्टिस है, ओवरी है। तो ये ग्रंथियां जो सारे शरीर में हैं ये उनको भी अपने गिरफ्त में ले सकती हैं और विशेष करके यहाँ पर वो बात करते हैं घोंघा की जिसमें कि थायराइड की स्वेलिंग की बात हो रही है, ग्वाइटर की बात हो रही है और ऐसा ही देखा जाता है ब्रोमियम नाम की दवा में भी। इस PQR3 जो रेड लाइन सिम्टम है ये एक विशेष अंग की तरफ इशारा करता है और खास करके थायराइड से इसका मंतव्य सबसे ज्यादा है। PQR4 यहाँ पर एलन बताते हैं कि जो स्पॉन्जिया टोस्टा का मरीज है वो डर के कारण नींद से जाग जाता है और उसे घुटन जैसा महसूस होता है और ऐसा लगता है जैसे सिर से सांस ली जा रही हो। खास करके एंजाइटी की वजह से उसको सांस में दिक्कत होने लगती है। ये विशेष अंग की तरफ इंगित करता है, इशारा करता है जो हमारा श्वसन तंत्र है। किंतु विशेष बात यह है कि ऐसे सिम्टम कभी-कभी हमारे स्लीप एपनिया में भी महसूस होते हैं या फिर कभी-कभी जब मरीज को कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होता है तो पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल डिस्निया में भी ऐसे सिम्टम
हमें देखने में मिल सकते हैं। हम बात करेंगे PQR5 की। हर मानसिक उत्तेजना खांसी को बढ़ा देती है या खांसी हो तो और उसको खराब कर देती है। तो ये जो हमारे मन का शरीर के साथ संबंध है, वो विशेषतया खास करके स्पांजिया टोस्टा में मन की उत्तेजना का संबंध हमारे श्वसन तंत्र के साथ सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर इसका एक अ, विशेष स्थान पे इसका प्रभाव ज़्यादा माना जाएगा। मन में कुछ भी अगर हो रहा है तो श्वसन तंत्र पे उसका असर जल्दी दिखाई देने लगता है। PQR6 के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं एलन साहब की नींद के बाद लक्षण बिगड़ते हैं या नींद में ही बढ़ जाते हैं, जिस प्रकार के लक्षण हमें लेकेसिस में देखने को मिलते हैं। तो ये एक जनरल फिजिकल सिम्टम है, कैरेक्टरिस्टिक जनरल सिम्टम है, जहाँ पर एग्रीवेशन नींद के साथ देखा जाता है। अगला PQR7, यहाँ एलन बताते हैं कि गला दर्दनाक होता है या जिसको हम फेरिंजाइटिस कहते हैं, और खास करके मीठी चीज़ें खाने के बाद लक्षण बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पर ये एक विशेष अंग की बात चल रही है, गले की बात चल रही है, श्वसन तंत्र का एक हिस्सा है, और इसमें मीठा खाने के बाद में तकलीफ बढ़ने की बात समझ में आती है। PQR8 हमें बताता है कि थायराइड ग्रंथि की जो सोजिश है, वो इतनी सोजिश बढ़ जाती है कि वो ठोड़ी तक आ जाती है, और जब व्यक्ति रात में सोता है तो उसे सांस में घुटन वाले दौरे पड़ने लगते हैं, क्योंकि ये हमारे ट्रेकिया पर या हमारी जो विंड पाइप है उस पर दबाव डाल देता है। इसका जो संबंध है वो विशेष अंग थायराइड से है, और चूंकि थायराइड हमारी विंड पाइप के साथ में है, ट्रेकिया के साथ में है, इसलिए उसके ऊपर प्रेशर इफेक्ट होने लगता है, और खास करके रात में सोते वक्त। PQR9 नौवा जो हमारा PQR है या रेड लाइन सिम्टम है, सिर्फ एक ही चीज बताते हैं एलन साहब, वो कहते हैं घोंघा। ये ग्वाइटर की एक मुख्य दवा कही जा सकती है। विशेष अंग की बात हो रही है, पर्टिकुलर जनरल की बात हो रही है, और सिर्फ थायराइड का जिक्र हो रहा है, ग्वाइटर का बात कर रहे हैं। 10 नंबर का जो PQR है वह बताते हैं कि वायु मार्ग, जिसमें कि गला, स्वर यंत्र, श्वसन नली और हमारे जो फेफड़े हैं, कि श्लेष्मा की झिल्ली अत्यधिक शुष्क हो जाती है, और ये ऐसी सूखी हो जाती है जैसे कि कैसे सींग सूख जाता है। किसी जानवर का सींग है, कितना सख्त और सूखा हुआ होता है, ये उससे उसकी एक तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ये वाला पूरा का पूरा PQR10 श्वसन तंत्र की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहा है। अब हम चलते हैं PQR11 की तरफ। यहाँ पर भी श्वसन तंत्र से ही संबंधित सिम्टम आ रहे हैं। खांसी, सूखी, भौंकने जैसी, कर्कश, घनघनाती, घरघराहट वाली, सीटी जैसी, सब कुछ बिल्कुल सूखा हुआ। यहाँ पर विशेष बात यह है कि कोई बलगम नहीं है। जब हम पेशेंट का एग्जामिन करते हैं और ऑस्कल्टेशन करते हैं, तो हम फेफड़ों में जो आवाज़ सुनते हैं वो दो प्रकार की होती है, एक तो ड्राई और दूसरी वेट। जो वेट साउंड्स हैं उसमें क्रिपिटेशंस होते हैं, और जो ड्राई साउंड्स हैं उसमें सीटियाँ जैसी बजती हैं। तो यहाँ पर सीटियाँ बजती हैं, और वो बहुत तेज भी हो सकती है, कर्कश घनघनाती हो सकती हैं, लेकिन कोई वेट साउंड नहीं होता, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पर बिल्कुल सूखा हुआ है। तो अब हम चलते हैं PQR12 की तरफ। खांसी, सूखी,
चिरचिराहट वाली, जैसे आरा लकड़ी को काट रहा हो। और ये एग्रेवेशन होता है मीठे ठंडे पेय से, धूम्रपान से। सिर नीचा करके लेटने से तकलीफ बढ़ती है। ठंडी शुष्क हवा में तकलीफ बढ़ती है। और तकलीफ बढ़ती है पढ़ने से, गाने से, बात करने से, निगलने से। और आराम मिलता है हमें खांसी में गर्म चीज़ों के खाने से या पीने से। तो ये भी विशेषतया श्वसन तंत्र का ही एक सिम्टम है। स्पॉन्जिया के बहुत से सिम्टम हमने देखे हैं PQR, लेकिन बहुत सारे सिम्टम सिर्फ श्वसन तंत्र की तरफ, सांस लेने में दिक्कत की तरफ ही अपना इशारा करते आ रहे हैं। अब हम चलेंगे PQR 13 की तरफ। यहाँ पर क्रूप, एक ऐसी खांसी जिसमें कि एक तरह से एक आवाज़ सी आती है खांसी के बाद में, उसे क्रूप कहते हैं। और ख़ास करके ये तब होती है जब स्वर नली में या हमारी जो सांस की नली है उसमें सोजिश हो जाती है और वहाँ पर सांस आने जाने में दिक्कत होने लगती है। और ये खास करके छोटे बच्चों में वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ हो सकता है। यहाँ पर जो खांसी के साथ में घरघराहट वाली सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है, और ख़ास करके यहाँ दिक्कत होती है स्पॉन्जियाटोस्टा में श्वास लेने में। अगर श्वास छोड़ते समय दिक्कत हो तो एकोनाइट ज़्यादा उपयुक्त दवा मानी जाएगी। और तकलीफ बढ़ती है आधी रात से पहले। और अगर सुबह तकलीफ बढ़ती है, सुबह तकलीफ बढ़ने लगे सुबह से पहले पहले, तो आप समझें कि वो हीपर सल्फ का लक्षण हो सकता है। तो मित्रों, हम चलते हैं PQR 14 की तरफ। यहाँ पर बात हो रही है हृदय की धड़कन की। तीव्र दर्द के साथ और हाँफने वाले सांस के साथ में आधी रात के बाद अचानक दम घुटता है, घबराहट के साथ नींद खुल जाती है। और ये वाल्व की अक्षमता की वजह से होता है। तो बात कर रहे हैं एलन कि हृदय की धड़कन, पेल्पिटेशन हो रहा है, एंजाइना हो रहा है, दर्द भी हो रहा है छाती में, सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है, रात को अचानक दम घुटता है और पेशेंट उठ के बैठ जाता है। और कारण उसका है वॉल्वुलर हार्ट डिजीज, जिसमें कि खास करके वॉल्व की दो प्रकार की बीमारियां होती हैं, एक तो स्टेनोसिस और दूसरा रीगर्जिटेशन। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण वॉल्व है वो खास करके माइट्रल वॉल्व है या एओर्टिक वॉल्व है, इन दोनों में, या तीसरा वॉल्व ट्राइकस्पिड वॉल्व है। इनकी इनसफिशियंसी होने से हृदय में रक्त का प्रवाह उल्टा होने लगता है, रक्त वापस आने लगता है सिस्टोल के बाद में डायस्टोल में। और डायस्टोलिक मरमर काफ़ी महत्वपूर्ण साइन होता है अगर आप एग्जामिन करें। और ये फिर कहते हैं कि ऐसी तकलीफ महिलाओं में अगर हो रही है तो माहवारी से पहले और माहवारी के दौरान अधिक देखने में आती है। तो इसका कारण ये होता है कि माहवारी से पहले प्री मेंस्ट्रुअल स्टेट में शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, रक्त का जो एक वॉल्यूम है वो बढ़ा हुआ होता है फ्लूइड रिटेंशन की वजह से। और उसके रहने से हृदय पर ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा सिम्टम हमारा है हृदय संचार तंत्र की तरफ से। ये पर्टिकुलर जनरल सिम्टम है, पर्टिकुलर खास करके हृदय संचार तंत्र की ओर इसका इशारा है। मित्रों, PQR 15 नंबर का जो सिम्टम है वो डायरेक्ट सिम्टम है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस जहाँ पर हृदय में दर्द हो रहा है। और दर्द कैसा होता है, जैसे संकुचन वाला, पेशेंट को गर्मी लगती है, चक्कर आता है, घुटन होती है, चिंता, एंग्जाइटी और पसीना छूटता है। और ख़ास करके तकलीफ़ आधी रात के बाद बढ़ जाती है। तो ये सीधा सीधा हृदय संचार संस्थान का एक बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम है। तो यहाँ पर एंजाइना पेक्टोरिस जो हो रहा है वो रात को बैठे बैठे हो रहा है, लेटे लेटे हो रहा है। तो इसका मतलब ये बहुत ही एडवांस स्टेज का है। आमतौर पे एंजाइना
जो होता है वो एंजाइना एफर्ट होता है। अब अगर आप चलते हैं करीब करीब आधा 1 किलोमीटर 2 मीटर 3 किलोमीटर चलते हैं और तब दर्द हो, तो वो एंजाइना ऑफ एफर्ट है। लेकिन कभी कभी एंजाइना बैठे बैठे भी होने लगता है, तो ये बड़ा अनस्टेबल एंजाइना है और बीमारी बहुत अधिक आगे बढ़ चुकी है, ऐसा मानना चाहिए। और इसका कारण जो होता है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है। तो एंजाइना पेक्टोरिस हृदय की बीमारी है। तो ये पर्टिकुलर जनरल है सिम्टम। विशेष अंग में इसका जो स्थान है वो हृदय का, रक्त वाहिकाएं इसमें अपना एक बहुत बड़ा योगदान देती हैं इस सिम्टम को लाने में। PQR16 जो है ये शुक्र रस नाली जो स्पर्मेटिक कार्ड है जो हमारे टेस्टिस से निकलकर आती है, उसमें सूजन की बात कर रहा है और दर्द की बात कर रहा है। अंडकोश सूजे हुए हैं, दबे हुए कुचले हुए से हैं, और ख़ास करके ये गनोरिया का गलत इलाज करने से बीमारी का आगे बढ़ जाना है। और गनोरिया हुआ, उसका मेल ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद जो यूरेथ्राइटिस था, गनोरियल यूरेथ्राइटिस, वहाँ से इन्फेक्शन ब्लैडर में गया, ब्लैडर से वो पेशाब के रास्ते से शुक्र नाल में चला जाता है और टेस्टिस में पहुंच जाता है। ये एक असेंडिंग इन्फेक्शन है, एक बहुत सीरियस बात मानी जाती है ये। तो PQR16 एक पर्टिकुलर जनरल सिम्टम है और विशेषतया पुरुष जनन तंत्र से इसका संबंध है। तो हम देखते हैं कि स्पॉन्जियाटोस्टा को, पूरे दवा को, एलन साहब ने 16 सेंटेंस में ही समाप्त कर दिया। और जो महत्वपूर्ण PQR आए उनमें हमने देखा कि खास करके एक तो उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार का व्यक्ति है जिसको कि ये बीमारियां हो सकती है, स्पॉन्जिया वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि ये ट्यूबरकुलर इसका डायथिसिस है। और तीसरी बात उन्होंने बताई कि विशेष अंग पुरुष जनन तंत्र में मैल ट्रीटमेंट ऑफ गनोरिया, मतलब एलिमेंट्स फ्रॉम मैल ट्रीटमेंट ऑफ गनोरिया से एक महत्वपूर्ण सिम्टम बताया उन्होंने। बाकी पर्टिकुलर जनरल के सिम्टम थे जो कि खास करके श्वसन तंत्र से थे, और दूसरा जो था वो था हमारा हृदय संस्थान से थे, और तीसरा जो था अंग जिसके उन्होंने ज़्यादा बात की वो था थायराइड। तो मुख्य रूप से 3 ऐसे अंग प्रत्यंग है स्पॉन्जियाटोस्टा की जद में, जो कि खास तौर पे आप पाएंगे अपने पेशेंट्स में। एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम जो है थायराइड की प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम है हृदयाघात की प्रॉब्लम, और चौथी प्रॉब्लम है जो खास करके वो हमारे स्पर्मेटिक कार्ड की सोजिश और अंडाशय की सोजिश है। अब वो संबंधों की बात करते हैं, रिलेशनशिप ऑफ मेडिसिन। तो वो कहते हैं स्पॉन्जिया अच्छी तरह काम करता है एकोनाइट और हिपरसल्फ के बाद, खास करके खांसी और क्रूप वाली खांसी में। जब खास करके हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सूखापन बहुत हो, ड्राई खांसी हो, म्यूकस नहीं निकलता हो, स्पॉन्जिया और हिपरसल्फ के बाद जब बलगम की उत्पत्ति होने लगती है, तब स्पॉन्जिया की बजाय हम हिपरसल्फ देना ज़्यादा पसंद करेंगे। और तुलना करते हैं आर्निका, कास्टिकम, आयोडीन, लेकोसिस, नक्स मॉर्शेटा। यहाँ पर बलगम निकलता तो है पर उसे पेशेंट निगल जाता है। तो ये एक विशेषता है इन तीन, एक आर्निका, कास्टिकम, आयोडीन, लेकोसिस और नक्स मॉर्शेटा में, कि यहाँ पर सांस की तकलीफ है, खांसी है, लेकिन वो बलगम वाली खांसी। तो यहीं पर पूरा का पूरा जो एक विशेष विवरण है वो समाप्त होता है एलन्स की नोट का। तो आप सभी का धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से सुना
और आप ये हरदम याद रखें, शेयरिंग इज़ केयरिंग।